नमस्कार दोस्तों। आज की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो 23 अगस्त का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे, जो हिंदू न्यूज़पेपर से भी है, पीआईबी से है और अदर महत्वपूर्ण जो साइटें हैं। मतलब एक भी टॉपिक यहाँ से छूटा नहीं है। ठीक है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो मनरेगा स्कीम है हमारी, उस पे पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ पंचायती रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज संबंधी जो कमेटी है, उसने अपनी सिफारिशें बताई है और कहा है कि इसमें कुछ सिफारिशें होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले सिफारिशें जाने ये वाली, उससे पीछे मनरेगा की स्कीम के बारे में जान लेते हैं। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, फिर इसके बाद हमें सिफारिशों को जानेंगे। ठीक है, तो मनरेगा क्या है? एक सोशल मेजर है, सामाजिक सुरक्षा का मतलब कि सामाजिक समावेशीकरण का एक टूल है, जिसके तहत काम के अधिकार की गारंटी दी जाती है, राइट टू वर्क है। और लेबर लॉ को लोकल गवर्नमेंट क्या करती है? लीगली प्रोवाइड करती है 100 दिन का बेज एम्प्लॉयमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट रहती है, मतलब की ग्राम सभा, वो क्या करती है? लोगों को एक रोजगार प्रोवाइड करती है, जिससे क्या हो सके? लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। ठीक है, वो भी कैसे व्यक्ति को? अनस्किल वर्कर को। कौन सा? अनस्किल वर्कर को। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना कि कितने दिन का रोजगार है? 100 दिन का। कौन प्रोवाइड करता है? ग्राम सभा। एप्लीकेशन कौन लेता है? ग्राम सभा। तो इसमें राइट टू वर्क है। ठीक है, देखो 100 दिन का फॉर ईच वर्कर। और वो कैसा होना चाहिए? अनस्किल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनस्किल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो रूरल, जो गांव के गरीब लोग हैं, उनको आजीविका के साधन मिलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति के पास स्किल नहीं है, कोई दिहाड़ी काम कर सकता है, तो मनरेगा उसके लिए सही है। जैसे कोविड-19 के बाद बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर थे, अपने प्रदेशों की ओर लौटे, तो मनरेगा के तहत उनको काम मिला, और काम मिला तो उनको जीवन यापन का साधन मिला, तो अपनी लाइफ को वो अच्छे से जी पाए। समझ रहे हैं बात को? तो ये महत्वपूर्ण काम है मनरेगा का। और इसने कोविड 19 की जो महामारी थी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इसके साथ जितनी भी ड्यूरेबल एसेट है, मतलब जो जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे वॉल हो गई बनवा ली, पौंड तालाब बनवा लिया, रोड बनवा ली, कैनाल बनवा लिया, इसके तहत ऐसी गतिविधियों को, ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि गांव के व्यक्ति दूसरे प्रदेश में ना जाएं। जैसे पूर्व का व्यक्ति पश्चिम में जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार का कोई मजदूर है, वो पंजाब में जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा, ठीक है, गुजरात में जाएगा काम करने के लिए, और वहाँ पे भी उसको कम वेतन पे काम करना पड़ता है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए, अगर मान लो कोई पूर्व का व्यक्ति है, बिहार पटना का व्यक्ति, बिहार उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, उसके पास स्किल नहीं है, और वो पंजाब महाराष्ट्र में गया, और वहाँ पे तो स्किल की जरूरत पड़ेगी, तब भी उसको कम रुपए मिलेंगे ना। इससे बढ़िया तो वो वहाँ पे रह के क्या करे? अपने गाँव में रहकर काम करे, और काम करे, अपने परिवार के साथ रहेगा, परिवार का सुख दुख भी देख पाएगा। तो इसलिए क्या करना है? उसके गांव में ही वहां पे रहना चाहिए। ठीक, और इसके तहत ग्रामीण जो अवसंरचना है, उसका निर्माण किया जाता है। इसको ध्यान रखना। अब कोई व्यक्ति इलिजिबल कब होगा? उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है। तो क्राइटेरिया क्या है? उसको सबसे पहले मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसके पास 18 साल से क्या होना चाहिए? कंप्लीट 18 ईयर को होना चाहिए, मतलब वयस्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए। और एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद लोकल ग्राम पंचायत। उसके पास जो भी काम मांगने का अधिकार चाहता है, वो ग्राम पंचायत के पास क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन उसको सबमिट करनी चाहिए। और अनस्किल्ड लेबर होना चाहिए, स्वैच्छिक रूप से। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। बात समझ में आ गई मनरेगा? कुछ और देखते हैं। अब कुछ की फैक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है इस मनरेगा को। अब इसमें से जो लाभार्थी हैं इस वर्ग के लिए व्यक्तिगत रूप से,
उसमें से जो शेड्यूल कास्ट का कार्ड होता है, शेड्यूल ट्राइब का माने अनुसूचित जनजाति जनजाति, और स्मॉल और मार्जिनल जो फार्म किसान होते हैं, और जो बेनिफिशियरी ऑफ लैंड रिफॉर्म और बेनिफिशियरी अंडर इंदिरा आवास योजना, उनको महत्व पहले दिया जाता है। ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने अगर ग्राम सभा में एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, उसको 15 दिन हो गए, तो उसको 15 दिन के अंदर उसको काम देना होता है। बात समझ रहे हो? क्या देना होता है? काम देना होता है। अगर आपने उसको 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया तो उसको बीच एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना पड़ेगा, मतलब उसको बेरोजगारी क्या करना पड़ेगा, भत्ता आपको देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, अगर आपने उसको 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को काम नहीं दिया। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, मतलब कि भत्ता प्राप्त करने का अधिकार इस अधिनियम के तहत व्यक्ति को मिला। और यहाँ पे सोशल ऑडिटिंग अनिवार्य है, मतलब माने ग्राम सभा है, मतलब कि जो भी मनरेगा पे पैसा जो खर्च होगा, उस पे मनरेगा की जो बैठक होगी, माने बैठक मतलब ग्राम सभा की जो बैठक होगी, उसमें हर एक का वित्तीय व्यय का ब्यौरा नागरिकों को समक्ष, क्या नागरिकों के समक्ष रखा जाएगा, और जिससे क्या होगा, इसका सोशल ऑडिट होगा। तो इसमें मेघालय, आपने सुना होगा, मेघालय एक सा राज्य है जिसने सोशल ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। अन्न बॉडी में भी, तो इसको ध्यान रखना। ठीक। और ग्राम सभा मनरेगा के तहत जो भी कार्य है अपनी फिक्स और जो प्राथमिकता के आधार पर तय करेगी कि क्या व्यक्ति को क्या बनवाना है, पहले पौंड बनवाना है, पहले सड़क बनवानी है, वो डिपेंड ऑन ग्राम सभा प्राथमिकता। ठीक है। जो भी प्राथमिकता होंगी उसके आधार पर वो तय करेगी। ठीक है। अब जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए वो हम बात कर लेते हैं। उनने बोला है कि अभी आप 100 दिन का काम देते हैं, इसको बढ़ाकर क्या कर दो, 150 दिन कर दो। अभी करंटली प्रोविजन क्या है कि 50 दिन का जो अतिरिक्त दिन का कार्य है, वो ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, उसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है ऑन देयर फंड, माने स्टेट गवर्नमेंट के जितने, स्टेट गवर्नमेंट के फंड के तहत क्या कर सकती है, राज्य सरकार 50 दिन का अतिरिक्त क्या कर सकती है, उसको मतलब कि कार्य, मतलब कि उस व्यक्ति को प्रदान कर सकती है। ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 में कुछ राज्य सरकारों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार 150 दिन का मतलब कि उनको रोजगार दिया ऑन ऑन मतलब कि अपने फंड से। इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं रहता। ठीक है। और इसमें ये बोला गया है, अब ये बताओ कि गांव का कोई पुरुष व्यक्ति है, वो काम करने के लिए बाहर चला गया, उसको माइग्रेशन हो गया, तो घर में कौन बची, ज्यादातर महिलाएं बची। तो कमेटी ने ये बोला है कि इसको क्या बनाओ, व्यून सेंट्रिक बनाओ, मतलब महिला केंद्रित होना चाहिए, माने कि 50% वर्क किसको मिले, महिलाओं को मिले। इससे क्या होगा, इस तंत्र में महिलाओं की जो आर्थिक स्वतंत्रता है, वो आर्थिक सशक्तिकरण है, वो बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो उससे क्या होगा, गांव का विकास होगा, वो अपने डिसीजन स्वयं ले पाएंगे, और सामाजिक भेदभाव भी कम होगा। ठीक है। और उनने बोला है, आज के समय में जैसे कर्मचारियों को डीए मिलता है, तो उन्होंने बोला है कि इस स्कीम को भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेवल से लिंक कर दो। ये समय समय पर अगर जैसे महंगाई बढ़ती है तो इसके तहत जो भत्ता मिलता है लोगों को, तो महंगाई बढ़ती है उसके अनुसार क्या मिले उनको, उसको बढ़कर क्या मिले, भत्ता मिले। ठीक है। डीए के रूप में। तो इसको बोला है कमेटी ने। और बोला है कि स्टेट के मध्य मतलब कि कोऑर्डिनेशन प्रभावी होना चाहिए। आज के समय में जैसे राजनीतिकरण होने के कारण क्या होता है, राज्य और केंद्र के मध्य कोऑर्डिनेशन मान कि समन्वय नहीं हो पाता, और समन्वय नहीं होता तो कोई भी स्कीम अच्छे से कार्य नहीं कर पाती, तो उसके परिणाम सुखद नहीं हो पाते। तो ऐसा बोला गया है कि समन्वय अच्छा होना चाहिए, भले कोई भी दल की सरकार हो। और हाल ही में ग्राम सभा में देखा गया है कि जो बेजेस होते हैं, जो भत्ते होते हैं, उनको टाइमली लोगों को नहीं दिया जाता, कि एक एक साल हो जाती तब भी नहीं लिया जाता। इसको डीबीटी से जोड़ो, कोई व्यक्ति काम किया उसको तुरंत ट्रांसफर हो गया, तो इसको टाइमली पेमेंट करना चाहिए। और अनस्पेंट फंड, जो भी अनस्पेंट फंड होता है मनरेगा के, तो उसको क्या करो,
उसको मिटिगेट करो, मतलब कि उसको टाइमली क्या होना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को, ग्रामीण लोगों को क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें कमेटी ने बोली हैं। इसको आप वे फॉरवर्ड में प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से आप देख सकते हो। और ये वाला पॉइंट है ना, करेंटली वाला 50 डे एडिशनल वाला, इसको प्रीलिम्स की दृष्टि से याद रखना, ठीक है। और ये सारी बातें थी मनरेगा के बारे में। आई होप ये आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब लद्दाख ऐसा ईटी है जिसने सक्सेसफुली जियो थर्मल पावर बूस्ट कर लिया है, जो क्या करेगा, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। और जो ईस्टर्न सेक्टर में जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है वहां पे क्या करेगा, डिपेंडेंसी, मतलब कि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी और डीजल पर क्या करेगा, कम करेगा। इसको कौन रन कर रहा है, वो एजेंसी कर रहा है। एक बार न्यूज है। तो थर्मल पावर क्या होती है, जैसे हमारा हीट स्ट्रीम हो गया, तो थर्मल पावर क्या होती है, बोथ, मतलब कि हाइड्रो थर्मल रिसोर्सेस, जिसमें क्या होते हैं, वाटर भी आता है और हीट भी आती है। जैसे आपने ज्वालामुखी देखा होगा, ज्वालामुखी में जो हीट निकलती है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी के फॉर्म में। जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे राज्यों पे भाई गर्म पानी निकलता है, तो वहां से स्टीम के द्वारा हम उसको चलाते हैं, मोटर को, मोटर चलना, वो एनर्जी स्टीम किस में चेंज कर देती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में। तो हॉट वाटर एंड स्टीम डीप अंडरग्राउंड, तो हॉट अंडरग्राउंड में जो हॉट वाटर और स्टीम होता है, उसको पाइप अप कर कर उसको वाल के माध्यम से उसको इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर करते हैं और पावर प्लांट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लो जो हॉट वाटर है, और हॉट वाटर है, यहाँ से स्टीम इंजेक्ट हुई इसको एनर्जी में, इसने इसको पंप को चलाया, टरबाइन को चलाया, जनरेटर को, तो यहाँ से क्या हो गया, स्टीम, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो यहाँ से इसको स्टीम बाहर निकल के जो कूल वाटर है फिर यहाँ रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस चलती रहती है, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे चली गई, ये जो हमारी जो प्लांट है, ग्रिड है, वहां पे ट्रांसफर हो गई। तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा मिलती है, यहाँ पे इस टाइप की स्टेट के, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जियो थर्मल पावर प्लांट पे। इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे, मतलब कार्बन फ्री है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, और प्रोवाइड एक, जो हमारे पास बीच बीच में बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसमें कमी आएगी। और जो अरब कंट्री पे हमारी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के द्वारा, वो क्या होगी, कम होगी। हमारे कि हमारा जो राजस्व जाता है अरब कंट्री को कच्चा तेल खरीदने में, वो क्या होगा, कम होगा। तो हमें उसको पूंजीगत मतलब कि अवसंरचना का निर्माण कर पाएंगे, अपने देश में निवेश कर पाएंगे, और निवेश कर पाएंगे तो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। और मान लो इस टाइप की एनर्जी नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन को बढ़ावा बढ़ावा देते हैं, तो हिमालय इकोसिस्टम क्या होगा, बेहतर होगा। जो वर्तमान में हिमालय का क्षरण हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये सारी पॉजिटिव है। अब कुछ अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी पॉजिटिव भी लेके आती है, कोई नेगेटिव भी लेके आती है। तो डिसएडवांटेज ये है कि लोकेशन स्पेसिफिक एनर्जी है। मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट में मिलती, जरूर नहीं है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिले, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन तो कम होगा, लेकिन अदर इमिशन जैसे सल्फर का इमिशन मिलेगा, क्योंकि सल्फर कहाँ मिलता है, चट्टानों में मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इमिशन होगा, किसका होगा बेटा, हाइड्रोजन का इमिशन होगा, ठीक है। और मिनी ट्रेमर एरिया में ऑपरेशन होते हैं, तो ये दिक्कत है। मतलब कि छोटा एरिया, जैसे नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी एरिया में भू अवलांच आ सकता है, मैं ड्रिलिंग करेंगे तो वो अवलांच आ सकता है। वैसे हिमालय में भूस्खलन ज्यादा होता है, और शुरुआत में इसकी लागत अधिक है, और हमारे पास पूंजी भी कम है और प्रशिक्षण लोग भी कम है। तो इसको दिशा में काम करना चाहिए, ताकि विकास और पर्यावरण के संदर्भ में हम क्या स्थापित कर सके, संतुलन स्थापित कर सकें, जिससे सतत विकास की अवधारणा को क्या मिले, बल मिले, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। दूसरा, जियोथर्मल साइट कौन कौन सी हैं, एक चमांगतांग लद्दाख में है, कैम्बे बेली गुजरात में है, तातापानी छत्तीसगढ़ में है, कमाम तेलंगाना में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। इसके अलावा और भी हो सकती है, मेन मुख्य साइट है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक ने डेटा रिलीज किया है। उसने किया है कि साइंटिफिक में जो वुमेन की संख्या है, महिलाओं की संख्या है साइंटिफिक टेम्परामेंट में, वो बड़ी है। तो मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हाईलाइट क्या है,
कि 2015 में वीमेन रिसर्च में कितनी थी, अनुसंधान में 13.9% थी, अब कितनी हो गई 18.7% हो गई 2018 में। इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में 14.5% की अपेक्षा नेचुरल साइंस एग्रीकल्चर में 25.5% और हेल्थ साइंस में स्वास्थ्य संबंधित अनुसंधान में 24.5% है। 2000 और 2001 में जो एक्स्ट्रा मतलब जो स्पॉन्सर बेसिस जो रिसर्च डेवलपमेंट होते हैं उसमें 2018 उन्हें 13% थी, अब कितने 28% वुमेन है। लेकिन पोस्ट ग्रेड लेवल पे ये संख्या हेल्दी तो है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट एक चिंता का विषय है। ड्रॉप आउट रेट भी क्या हो बना हुआ है। कंस्ट्रेंट्स क्या है, सोशल कंडीशनिंग होती है, मतलब कि समाज के लोग कहते हैं कि महिलाएं क्या रिसर्च करेंगी, केवल पुरुष की आत्मा की महिलाओं के द्वारा कुछ नहीं होता, महिलाएं केवल घर का काम देखें, ये जरूरी है। तो इसको बोलते हैं सोशल कंडीशनिंग, मतलब कि ग्लास सीलिंग कर देते हैं, मतलब ये महिला है और ये पुरुष है तो ये केवल इसके अंदर रह सकती है, पुरुष इसके बाहर जा सकता है। लैंगिक भेदभाव होता है, वो भी अब जानते हैं किस तरीके से होता है। कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव होता है, उनको कम लागत के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न होता है, अदर संबंधित समस्याएं होती हैं। तो एक डेटा है, इसको ध्यान रखना। इससे संबंधित सरकार ने कुछ स्कीम लॉन्च की है, जैसे किरण, आप लोग ध्यान रखना। किरण क्या है कि महिलाओं के लिए कॉम्प्रहेंसिव स्कीम है। इसके द्वारा क्या होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट और रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, वुमेन साइंटिस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक रिसर्च मतलब कि एक स्कीम है। और विज्ञान ज्योति स्कीम भी क्या है, स्टेम प्रोवाइड करता है, मतलब कि क्या, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स हायर एजुकेशन, ताकि महिलाओं को क्या मिले, जो भी मतलब मेरिट आधारित गर्ल है उनको बढ़ावा मिले। और गति प्रोग्राम लॉन्च किया है, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि यूके एथेना स्वयं चार्टर से संबंधित है। और इंडो यूएस कोई फेलोशिप भी चालू करता है, ताकि व्यक्ति को स्टेम और मेडिसिन क्षेत्र में क्या मिले, बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो ये स्कीम है, तो आप इसको ध्यान रखना। अभी हाल ही में क्या बोला, डोलो चर्चा का विषय है, जो काफी दौरान कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसके दौरान काफी यूज की गई। इसके ऊपर जो आरोप लगे कि इसने डॉक्टर को गिफ्ट दिया है, कई संस्थाओं ने कहा और बोला कि 1000 करोड़ से अधिक लोगों को मतलब कि वर्थ का इन्हें गिफ्ट दिया है। किसके लिए, ताकि ये अपनी जो प्रमोशनल जो डोलो है उसको प्रमोट करें, उसको प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, तो इथिकल कोड एक है फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए, तो ये नेक्सिस को बढ़ावा देता है ड्रग मेकर और डॉक्टर के मध्य। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा कि हमको भी डोलो खाने को ऑफर दिया गया था। ठीक है, तो ये कोड है यूनिफॉर्म कोड, ये एथिक्स से संबंधित मुद्दा हो गया। ठीक है, पेपर नंबर 4 से जुड़ता है टॉपिक, बोलता है कि आप पब्लिक गुड को बढ़ावा देंगे या फिर स्वयं के लाभ को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो वहां से एक कोड है यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस इन 2005 में। ये कोड क्या है, वॉलेंट्री बेसिस पे, स्वैच्छिक बेसिस पे लागू होता है, इसके लिए कोई मतलब कि लीगल स्टेटस इसका नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इसको वॉलेंट्री बेसिस पे क्यों लगा रखा है, स्वैच्छिक क्यों बना रखा है, इसको बाध्यकारी बनाओ, तभी क्या करेंगे लोग, इसको पालन करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या माल प्रैक्टिस होती हैं, डॉक्टर को ब्राइब दी जाती है कि आप हमारी दवाई को रेफर करो, हम आपको अच्छे अच्छे टूर देंगे, अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। रेपुटेशन बिल्डिंग, डॉक्टरों की रेपुटेशन बिल्डिंग के लिए हेल्प की जाती है। ठीक है, और मतलब कोई क्लिनिकल ट्रायल अगर हो रहा है तो उनको उन्हीं डॉक्टरों को लीड इन्वेस्टिगेटर बनाया जाता है, उनको अच्छी खासी रकम देकर और उस ट्रायल को भारत क्या होता है, पास करवाया जाता है, जिससे आम लोगों को भारी नुकसान होता है। मान लो कोई ट्रायल गलत तरीके से पास हो गया और उसके कोई साइड इफेक्ट हो गए, तो क्या होगा, आम नागरिक ही परेशान होगा, ना कि वो डॉक्टर। ठीक, अब स्टेप क्या क्या है, जो आपका ये वाला कोड है इसको लीगल दो, इसको संसद के द्वारा पास कर दो। ठीक है, और इथिकल मार्केटिंग को बढ़ावा दो, जो कि न्यू ड्रग मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक बिल जो 2022 आया है,
उसको पास करवा दो, ताकि इथिकल मार्केट मतलब नैतिक जो बाजार है उसको बढ़ावा मिले, जिसको उनको लाभ भी बढ़े और समाज में लोगों की जो मतलब इक्वल मतलब कि एक मंच होना चाहिए। मतलब कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी पैसे देगी तो आगे बढ़ जाएगी, तो क्या होना चाहिए, इक्वल मंच होना चाहिए। और टाइमली डॉक्टरों का जो पेमेंट रिलेटेड डेटा है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए पब्लिक डोमेन में, ठीक है। और इंडियन मेडिकल काउंसलिंग रेगुलेशन 2002 है, वो कहता है कि आप क्या करो, जो जेनरिक ड्रग है उनको रेफर करो, उनको प्रेस्क्राइब करो, ना कि ब्रांडेड ड्रग को। जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग में अंतर है, मान लो 20 साल का उसको पेटेंट खत्म हो गया तो भारत सरकार क्या करती है, जो कंपनी को लाइसेंस उपलब्ध करा के वो क्या करती है, उसी ब्रांड का मैंने बिना ब्रांड का ड्रग का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं जेनरिक ड्रग, ठीक है। इसको ध्यान दें कि कार और जो भी फंक्शन होते हैं वो सेम ब्रांडेड ड्रग की तरह होते हैं, ठीक है। इसमें डॉक्टरों को जेनरिक ड्रग को अगर रेफर करने में डॉक्टरों को कोई पैसा नहीं मिलता, बल्कि ब्रांड में मिलता है, तो इसको ध्यान रखना। अब हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का ऐसा नेस्कॉम ने बोला है कि थोड़ा सुधर रहा है, कि उनने बोला है कि 2.5 टाइम ग्रोथ इंडियन हेल्थ केयर मार्केट में हुई है, और इसको एंड द ईयर 370 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। गवर्नमेंट ने भी अपना व्यय बढ़ाया है, जिसको 35% इंक्रीज किया है, ठीक है। और इसी क्षेत्र में कई योजनाएं भी लॉन्च की, जैसे ई संजीवनी लॉन्च किया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की है। तो इन सब योजनाओं के माध्यम से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में वो क्या है, काफी सुधरा है। आज के समय में आप लोगों ने देखा, आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा कई गरीब परिवार भी आसानी से क्या कर पाते हैं, इलाज करवा पाते हैं। अगर इलाज करवा पाते हैं तो उनको जो स्वयं के द्वारा व्यय होता था वो क्या होता है, बच रहा है। तो बच रहा है तो अपनी अच्छी लाइफ शैली को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस ग्रोथ इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, मतलब कि लाइफ मतलब कि जो लाइव क्षमता है, मतलब कि भारतीय नागरिक की 2025 तक 70 ईयर होना चाहिए। लोगों की इनकम बढ़ी है, और गैर संचारी लोगों की जो बीमारियां हैं वो बढ़ी हैं, तो लोग अधिक जागरूक हुए हैं, और लोग जागरूक हुए हैं तो क्या होगा, स्वास्थ्य की देखभाल अधिक करते हैं लोग। रिकमेंडेशन दी है कि नेशनल हेल्थ ऐप होना चाहिए सभी हेल्थ केयर के लिए। बिल्डिंग हेल्थ केयर वर्कशॉप होना चाहिए, जिसमें अगर कोई किसी पेंडेमिक में अगर कोई शॉर्टेज होती है हेल्थ स्टाफ की, तो वो उसको संभाल सकें। और पब्लिक प्रिक्योरमेंट में क्या होना चाहिए, नॉर्म्स आसान होना चाहिए। और डिजिटल और प्राइमरी केयर और सैंडबॉक्स में क्या होना, सैंडबॉक्स में क्या होना चाहिए, मतलब इसको सावधानी। सैंडबॉक्स मतलब होता है कि मतलब कि प्रैक्टिस चल रही है, मतलब पब्लिश से पहले आप क्या कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कोई कमी तो नहीं है। तो इससे संबंधित सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे हेल्थ केयर क्या हो हमारा इंडिया का बढ़े और वो अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। चलो, अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी ने एक इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन सेल बस लॉन्च किया है। तो इसको डेवलप किसने किया है, CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो दिल्ली में इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और KPIT इंडियन मतलब की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारे लिए केवल चर्चा का बिंदु है, ये नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। लेकिन जो फ्यूल सेल जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो वो हम देखते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन ये हमारा पूरा मतलब कि कोई प्रोटोटाइप है, और यहाँ से हाइड्रोजन इन हुआ, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन इन हुआ तो इधर से नए इधर जाएगा, तो ऑक्सीजन इधर से इंटर होगी, इधर से हाइड्रोजन आ रहा है और इधर से वाटर आउट होगा। तो यहाँ से एनर्जी जो मिलकर यहाँ से किसी ग्रिड में ट्रांसफर हो जाएगी, और ये वाटर है बार बार रिप्लेस हाइड्रोजन लेके बार बार इधर, तो ये पूरी रिसाइकिल चलती रहेगी, ठीक है, बीच में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें ये क्या रहता है, सॉरी, ये साइकिल पूरी हमारी चलती रहती है। बेनिफिट क्या होंगे, क्लीन एनर्जी है,
तो क्लाइमेट चेंज के गोल को हम अचीव कर पाएंगे 2070 तक। अब जो हमने हासिल किया है कि कार्बन न्यूट्रल होना है हमको, एयर पोल्यूशन कम होगा, स्मोक की समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लगाम लगेगी, नॉइस कम होगी, और ऑपरेटिंग टाइम ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो बैटरी में ज्यादा होता है, इसको ध्यान रखना। अभी हाल ही में क्या किया है, नालसा ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लॉन्च किया है, जो फुल टाइम काम करेगा और 365 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया में काम करेगा। मतलब ये क्या करता है, फ्री लीगल एड देता है। क्या देता है, फ्री विधि सहायता। आपने देखा होगा ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट स्तर पर होता है, हाई कोर्ट स्तर पर होता है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है, तालुका स्तर पर होता है। ठीक है, सुप्रीम स्तर पर इसके संरक्षक कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट पे हाई कोर्ट के जज होते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज होता है, यहाँ पे जो स्थानीय जो प्रशासन वो देखता है। ठीक, अब वहां भी जज ही होता है स्थानीय लेवल पर। अब नालसा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस संबंध में प्रश्न भी आया था। तो नालसा कब स्टेब्लिश किया था, 1995 में, और इसको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत स्थापित की। तो इसका मतलब क्या है, एक विधिक संस्था है। क्या है, विधिक संस्था। अगर कोई संस्था किसी अधिनियम के तहत स्टेब्लिश होती है तो क्या है, वो विधिक संस्था है। ये क्या करती है, लीगल विधिक सहायता लोगों को, गरीब वंचित वर्गों को उपलब्ध करवाती है। ठीक है, अंडर दिस एक्ट के तहत। और ये फंडिंग और ग्रांट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देती है और एनजीओ को भी देती है, ताकि वो विधिक फ्री सहायता उपलब्ध करवा सकें जो गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, महिलाएं, अल्पसंख्यक वर्ग आदि लोग। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, जैसे महिलाएं होंगे, बच्चे हो गए, एसटी एसटी के सदस्य हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए, और विकलांग लोग हो गए, कोई भी आपदा है उसकी विक्टिम हो गए, कोई वायलेंस हुई है उसके लोग हो गए, फ्लड में प्रभावित लोग हो गए, सूखा पड़ा है वहां के लोग हो गए। ठीक है, भूकंप आधारित लोग गए, इंडस्ट्रियल डिजास्टर आ गए तो वहां के लोग गए, कोई पर्सन कस्टडी में है, गरीब है तो सहायता नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ नालसा देगी। और जो जिनकी लेस देन 5 लाख से कम है और वो स्टेट के द्वारा रिस्पेक्ट में काम करते हैं, तो वो कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग संबंधित लोग हो गए, और कोई मतलब बैगर हैं जो भीख मांगते हैं वो लोग हो गए। तो ये सारे लोग क्या हुए हैं, ये एलिजिबल हैं। तो एक बार इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन आया था, कुछ लिमिट बता के रखी थी, तो वो आंसर बहुत इजीली, अगर अगर यहाँ से इसे पढ़ के आप क्वेश्चन देखना, आई थिंक 2020 का, तो वहां पे आपको क्वेश्चन वो आसानी से आप क्या कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मून लाइट चर्चा में है। तो मून लाइट का मतलब है, मान लो मैं अगर जॉब करता हूं, माने मून लाइट का मतलब, मान लो कोई व्यक्ति है, वो एक्स्ट्रा जॉब करता है, और एक्स्ट्रा जॉब कर रहा है, लेकिन जो पहली वाली जॉब है उसने अपने मालिक को नहीं बताया है, तो इसको बोलते हैं मून लाइट। तो आप ध्यान रखना, मून लाइटिंग शब्द किससे संबंधित है, एक्स्ट्रा जॉब विदाउट टेलिंग योर मेन एम्प्लॉयर। ठीक है, अब के राधाकृष्ण की कमेटी बनी, उन्होंने बोला है कि जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट हैं, मतलब जो अच्छे अच्छे हैं, उनको विदेशों में उनकी संस्थाएं स्टैब्लिश करो। तो ध्यान रखना, के राधाकृष्ण कमेटी के संबंधित है, ऑफशोर कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, ताकि क्या हो, कंपटीशन बने, ऑल भारतीय इंस्टीट्यूशन क्या बने, ब्रांड बने। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक सब्सटेंस चर्चा में है, प्री पॉलीफ्लोरो एल्कलाइन। तो ये क्या है, हाल ही स्टडी की गई है, तो रेन वाटर में अधिक मात्रा में अधिक जगह से देखा गया है। तो ये क्या है, तो आपको केवल देखना है क्या है, एक सब्सटेंस है। पीएफएस क्या है, इसको फॉरएवर केमिकल भी बोलते हैं, मैनमेड केमिकल है, नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज होता है, रेप्लिकेंट क्लॉथिंग में यूज होता है, कॉस्मेटिक जो सौंदर्य संबंधी क्रीम उसमें यूज होता है, फायर फाइटिंग फॉर्म में यूज होता है, और जो परफ्यूम होते हैं वहां पे यूज होता है। तो यार रखना, ये पूछेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप ये चीज में ध्यान रखना। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था इस क्वेश्चन, तो पूछ सकते हैं ये किससे संबंधित, किस क्षेत्र से संबंधित, तो ये इस क्षेत्र से संबंधित, बस इतना ही ध्यान रखना। हेल्थ इशू हो सकते हैं, डिक्रीज फर्टिलिटी रेट हो सकती है, डेवलपमेंट अफेक्ट इन चिल्ड्रन हो सकता है, इंटरफेरेंस बॉडी हार्मोन्स में मतलब कि इम्बैलेंस हो सकता है, और सम कैंसर भी कॉज कर सकता है, तो उसको ध्यान रखना। जीन मॉड्यूलेशन क्या है, अभी चाइना ने क्या किया है, अपने चाइनीज राइस की वेराइटी में जीन मॉड्यूलेशन किया है। ये क्या करता है, उसमें टेम्परेरी हम
अल्टरिंग कर देते हैं, जीन में कोई चेंज नहीं करते, बाहरी जीन को इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते। जबकि जीन मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं, बाहरी जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, इसमें कोई बाहरी जीन को इंट्रोड्यूस नहीं करते जीन मॉडिफिकेशन। जैसे क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है, उसकी सहायता से जीन मॉडिफिकेशन में बाहरी जीन को हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो कोई जीन ये है, तो यहाँ से इतना जीन काट दिया, ये दूसरा जीन यहाँ से उठा के काट के यहाँ लगा दिया, तो इसको क्या बाहरी इंट्रोड्यूस कर दिया। जबकि जीन मॉडिफिकेशन में हमने क्या किया, इसमें थोड़ी सी टेम्परिंग कर दी, टेम्परिंग टेम्परेरी वाले में थोड़ी सी चेंज कर दी, भारी जीन कोई नहीं है। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब क्लाउड ब्रस्ट देखने को मिला है, हिमालय में अभी रेलवे पुल टूट गया, तो ये देखना कि इंटेंस रेनफॉल होता है 10 सेंटीमीटर और अधिक एक ओवर में, मतलब क्या करता है, बारिश करता है 20 से 30 किलोमीटर, ये इवेंट होता है, इससे ज्यादा 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, इसकी कॉजेज है, बस इतना सा आपको याद रखना है। इसका इस स्कॉटलैंड चर्चा में था। स्कॉटलैंड ने क्या किया, म्यूजियम में एक डील की है, रिटर्न टू इंडिया, जो अभी आर्ट फैक्ट है उनको भारत को क्या करेगा, वापस करेगा। तो स्कॉटलैंड देखो ये है यूके के इंग्लैंड के ऊपर, ये नॉर्थ अटलांटिक सी है, ये नॉर्थ ईस्ट सी है, ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है, ये आयरलैंड है, ये नॉर्थ आइलैंड है, इधर तुम्हारा नॉर्वे, इधर तुम्हारा नॉर्वे है, इधर तुम्हारा फिनलैंड है, ठीक है, और ठीक है, और इधर तुम्हारा ये तुम्हारा बाल्टिक सी है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, और ये तुम्हारा फ्रांस है इधर, ठीक है, इधर तुम्हारा पोलैंड जर्मनी है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखना, इधर फ्रांस है और पुर्तगाल है, ये तुम्हारा अटलांटिक है। तो सब लोकेशन जो कंपेरिजन आधारित वो देखनी होती है, ठीक है। सोमालिया चर्चा में था, तो सोमालिया आप कहाँ, ये देख रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, ये गल्फ ऑफ अदन है, ये रेड सी है, ये सऊदी अरेबिया है, ये अरेबियन सी है, इधर ऊपर एरिट्रिया है, ठीक है, और जिबूती है, थोड़ा सा ये जिबूती है, ये हर्मोज ऑफ स्टेट है यहाँ पे, ये पर्सियन गल्फ है, ये ओमान है, यमन है। तो यमन देखो कहाँ, रेड सी से मिलता है यमन, ठीक है, इधर मिलता है, सोमालिया मिलता है रेड, इधर इधर यहाँ पे, इधर यहाँ पे जो जिबूती, यहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस अभी ऑपरेशनल हो गया है, ध्यान रखना है, जिबूती में इरिट्रिया है इधर, ठीक है। उधर ऊपर जाओगे तो इजिप्ट है, और उधर ऊपर जाओगे तो मेडिटेरियन सी है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा 4-5 बार देखो ना तो याद हो जाएंगे, और आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आप ध्यान रख पाओगे उसको। तो ये पर्सियन गल्फ है, तो ईरान लगता है, इराक थोड़ा सा लगता है, और ये कुवैत, बहरीन, यूएई, इधर ओमान है, इधर ऊपर थोड़ा सा ये पार्ट। तो ये सब चीजें हैं, तो आप क्या करोगे, इसको ध्यान रखोगे। अब हाल ही में जो मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग मिल गया है, बस ये देखना, ये मिथिला मखाना जो बिहार और नेपाल से रीजन की बिलोंग करता है। अब अरनमूला जो कन्नड़ी है, एक मिरर है, इसको 2005 में जीआई टैग मिला था, हाल ही में इसके लिए काफी खराब स्थिति से गुजर रहा है। ये केरल के सहायता केरल के जो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, पथना मिथा, वहां से है, और टाउन्स विश्वकर्मा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखना ये क्या है, अरुणामुला कन्नडी क्या है, एक मिरर है और केरला से संबंधित। अब जीआई टैग कैसे दिया था वो देखना। जीआई टैग एग्रीकल्चर, जीआई टैग दिया जाता है गवर्न बाय जियोग्राफिकल इंडिकेटर गुड्स एक्ट 1999। इसको कौन रेगुलेट करता है, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, ध्यान, क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो ध्यान रखना। जीआई टैग के संबंध में ये, तो किस कुछ को दिया जाता है, एग्रीकल्चर को दिया जाता है, नेचर को दिया जाता है, और मैन्युफैक्चर को दिया जाता है। अच्छा, कमेंट करके बताना पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, ठीक। और इसको जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री चेन्नई में उसके द्वारा ही आता है, और जो कितने साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या करना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है 10 साल। इसके लिए क्या होता है, व्यक्ति को क्वालिटी की पहचान मिलती है, और वो अलग क्वालिटी की पहचान मिलती है, इसको क्या, उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब बातें जीआई टैग के द्वारा देखी जाती हैं। और आई होप आप लोगों को टॉपिक पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।